बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मीटिंग वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और मैंने आपके सामने यहाँ 3 मीटिंग जो है वो मेंशन की थी कंपनी की, कि जिसके अंदर नंबर 1 स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। अब उसमें जो स्टैट्यूटरी मीटिंग थी वी हैव डिस्कस इन डिटेल। वो एक स्पेशल उस पर जो है वो अलग से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपको ये सवाल या तो इस तरीके से पूछेंगे कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है, उस पर आप डिटेल में बात करें, सिर्फ स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में पूछेंगे, या दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आपको जब वो तीनों मीटिंग्स के बारे में जनरली पूछ लें कि डिस्कस इन डिटेल द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो फिर आपको जो है वो अपने क्वेश्चन को मैनेज करना होगा कि उसके अंदर आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी बारे में भी लिखना होगा, आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी लिखना होगा, और फिर आपको स्पेशल मीटिंग आपकी कंपनी के बारे में भी लिखना होगा। तो ये जो है वो केस टू केस सिचुएशन जो है वो वेरी करेगी। लेकिन एनी स्टैट्यूटरी मीटिंग वी हैव डिस्कस इन डिटेल। Today we will discuss inshallah the annual general meeting and special meeting of the company, और इसको डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, जो भी उसके बाद आपको उसको देखेंगे। ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है जी, ये भी मैंडेटरी है। जिस तरीके से आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग मैंडेटरी है, इसी तरीके से आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है ये भी मैंडेटरी है। जनरली मैं आपको ये बात जब बताता जाऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो कंडक्ट ना करने की सूरत में, इसको हेल्ड ना करने की सूरत में इसकी पेनल्टी है, और अगर ये ज़्यादा वक्त के लिए 2 कंसेक्यूटिव टाइम के लिए जो ये मीटिंग आप फेल हो गई इसको कंडक्ट करने में, तो आपकी जो कंपनी है वो वाइंडिंग अप की तरफ भी जो है जा सकती है। ये कब होगी, इसका टाइम फ्रेम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें इसके बारे में आपने ध्यान रखनी है। एक तो ये मीटिंग की जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि इसकी ना करने की सूरत में पेनल्टी क्या है, और तीसरी ये देखेंगे कि इसके क्या कंटेंट्स होंगे, क्या एस्पेक्ट्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है ये आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उससे विद इन 18th मंथ कंडक्ट होनी मैंडेटरी है। जो आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो आपकी कब होगी, आप 3 मंथ से पहले उसको कंडक्ट नहीं कर सकते, और 6 मंथ से आप उसको लेट नहीं कर सकते। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है आपकी, ये आप 18th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन जो है उसको इससे लेट जो है वो आप नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 18th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली तो 18 माह के अंदर अंदर पहली मीटिंग आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आगे जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी जब वो अपने बिजनेस को लेकर चल पड़ेगी, तो जो सालाना मीटिंग हो गया उसके अंदर इंटरवल जो है वो 15 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात बड़ी समझने वाली है, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि आप ये समझें कि हर साल करनी है, कि साल में 1 दफ़ा करनी है, तो आप पिछली मीटिंग जो है वो जनवरी में करें, और अगली मीटिंग जाकर अगले साल, मसलन अगर पिछली मीटिंग आपने जनवरी 2019 में की, तो 2020 की जो मीटिंग है वो आपने जाकर दिसंबर 2020 में की, तो ये तो 24 माह बन गए। तो ये आपने बेसिकली इन प्रैक्टिस प्रैक्टिकली जो है वो आपने ये मीटिंग हर साल नहीं की, बल्कि आपने 2 साल बाद की है। अगरचे उसमें पिछली मीटिंग आपने 2019 में की और दूसरी 2020 में की, अपरेंटली तो ये लगेगा कि 2019 में भी मीटिंग हो गई, 2020 में भी मीटिंग हो गई, मगर मंथ भी तो साथ ये देखना है, कंसिडर करना है कि पहली मीटिंग आपने कब कंडक्ट की, जनवरी में
2019 वाली, और दूसरी मीटिंग आपने जाकर 2020 में दिसंबर में जाकर कंडक्ट की, तो ये 12 महीने उसके और 12 महीने इसकी 24 महीने बन गए। तो इस पर इसको ये लोग ये मसल इसका ले सकते थे, इस पोजीशन को अपने फेवर में यूज कर सकती थी कंपनी, इसलिए लाल इस पर जो है कदम लगा दी कि ऐसा ना हो कि वो अगर एक मीटिंग जो वो जनवरी में कंडक्ट करे, दूसरी अगले साल के दिसंबर में जाकर 2 साल तक गैप यहाँ ले लिया, उसके बाद वो अगली मीटिंग दिसंबर में की, तो उससे अगली मीटिंग जो है वो अब ये कहेंगे कि अब 1 साल बाद करनी है, अगले दिसंबर में की, और फिर अगला दिसंबर करने के बाद फिर एक गैप आप दे दें, तो ये आप 2-2 साल बाद, 1.5 साल बाद आप जाके एक मीटिंग करें, तो 10 साल में अगर 10 मीटिंग होनी थी तो 10 की जगह 6 मीटिंग होगी। तो इसलिए वो जो इसका ऑब्जेक्ट्स थे जो मीटिंग के, वो जो है फुलफिल नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक इस पर कदम लगा दी कि 15 माह से ज्यादा 2 मीटिंग में इंटरवल नहीं होना चाहिए। इसमें भी उसी तरीके से जो मीटिंग का टाइम प्लेस डेट जो है वो रखी जाएगी, इसको भी कन्वर्ट जो डायरेक्टर करेंगे 21 डेज नोटिस इसमें भी होगा, जिस तरह स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर हुआ। और इसके भी जो फीचर है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो यही है कि जो सालाना जो कंपनी की प्रोग्रेस है, उसके जो अकाउंट्स हैं, उसके जो अफेयर्स हैं, डायरेक्टर्स की जो पोजीशन है, इलेक्शन यानी रिकवरी का मामला है, ये सारी चीज़ों को जब वो कंपनी अपने शेयर होल्डर जो है वो की मीटिंग कंडक्ट करके तो उसके अंदर जो है वो इन चीज़ों को एक्सचेंज कर सके। एक तो आपका ये हो गया। दूसरी चीज यह है कि अगर इसकी डिफॉल्ट होगा, अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो। एक तो यह है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होना, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के तहत के नीचे जो वो जो रजिस्ट्रार है वहां जाकर आप रजिस्टर्ड होंगे एज ए कंपनी। दूसरी है लिस्टेड। लिस्टेड जो है वो बेसिकली प्राइवेट कंपनी नहीं होती, लिस्टेड हमेशा आपकी पब्लिक कंपनी होती है, जो अपने शेयर के बाबत जो है वो पब्लिक जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देती है कि आप आकर इसका शेयर खरीदें या इसके डिबेंचर होल्डर बने। तो वो जो कंपनी जो अपनी, जैसे मैंने कल के उसके जो लेक्चर दिया था आपको, प्रीवियस लेक्चर, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी डीलर की आपको एक एग्जांपल मैंने दी थी, वो आपके जहन में होनी चाहिए कि इसी तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी एक जब आपका एक मरकज है, जिसने शेयर खरीदने वो भी वहीं जाएगा और जिसने शेयर बेचने हैं कंपनी के वो भी वहीं जाएगा। तो वहाँ जो कंपनी पब्लिक कंपनी है वो ये समझ है कि उसका बिजनेस की जो नेचर है या उसका बिजनेस का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा है कि वो उसको अपने आप को रजिस्ट्रेट करवा लेता है, ताकि जब वहाँ जल्दी जो है वो पब्लिक को एक्सेस हो सकती है। पब्लिक को भी कंपनी के शेयर खरीदने में इजी टू एक्सेस है और कंपनी को भी अपने शेयर बेचने में इजी टू एक्सेस है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारी मुल्क की, तो वहाँ जाकर पब्लिक कंपनियाँ अपने आपको लिस्टेड करवाती हैं। तो ये थोड़ा सा लिस्टेड का कंसेप्ट है जो आपको बताना जरूरी था। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कोई मैंडेटरी नहीं है। एक कंपनी अपने फैसिलिटीज के लिए, अपनी सहूलत के लिए जो है वो इसको करवाते हैं। इस तरीके से अगर आपको कोई रेंट पर मकान चाहिए तो जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी डीलर के लिए वो मकान लें, आप जो है वो मकान अपने तौर पर भी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ भी यही बात है कि कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लिस्टेड करना चाहते हैं तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, अगर नहीं करना चाहते तो आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये केस टू केस जो है सिचुएशन वेरी करते हैं। तो बाज़ कंपनी जो है लिस्टेड होती हैं और बाज़ जो लिस्टेड नहीं होती। ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है अगर कंडक्ट नहीं की लिस्टेड कंपनी ने तो वो उसको सजा हो सकती है। उसकी सजा जो है वो लेवल 2 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल जो है वो ये जो कंपनी एक्ट 2017 है उसमें मेंशन है वो होगी, और अगर लिस्टेड नहीं है तो लेवल 1 में उसकी जो पनिशमेंट है वो उसको अवार्ड की जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी कि एनुअल जनरल मीटिंग साल में दफ़ा कंडक्ट करनी जरूरी है। पहली मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो 18 मंथ के अंदर कंडक्ट करनी है। उसके अंदर भी जो सालाना मीटिंग होगी उसमें 15 माह से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसके फीचर यही है कि जो सालाना कंपनी अपनी प्रोग्रेस जो है वो शेयर करती है, एक्सचेंज व्यूज आइडियाज शेयर करती है, एक्सचेंज करती है, इसको कन्वर्ट डायरेक्टर करते हैं, 21 डेज नोटिस देते हैं। डेट नोटिस की कंटेंट यही है कि टाइम डेट एंड प्लेस जो उसमें मेंशन होती है। और अगर ये मीटिंग जो है कंसेक्टिव टाइम ना हो तो कंपनी बाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है। इसमें रजिस्ट्रार 100 मोटर नोटिस भी ले सकता है और एट द एप्लीकेशन ऑफ द शेयर होल्डर जो है वो
बी ये कंपनी जो वो डी रजिस्ट्रेशन की हो सकती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जो थर्ड मीटिंग है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उसके लिए ये जरूरी नहीं है, वो ये मैंडेटरी नहीं है, और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये वो चीजें हैं कि जो इसको मुमताज करती हैं दूसरी दो मीटिंग से। वंस अगेन सुनिएगा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग वंस इन अ लाइफ कंडक्ट होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल कंडक्ट होती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये 2-2 साल शायद ना हो, और शायद साल में 2-2 दफा हो जाए। ये मैंडेटरी, ये नहीं कानून इसका तकाजा नहीं करता, बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट कंपनी की अपनी है कि कंपनी को टाइम टू टाइम अगर अपना कुछ फैसले करने हैं, उन्होंने अपना मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन जिस तरह के पढ़ते हुए वहाँ डिस्कस भी किया था स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, अगर उनको कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन के अंदर कोई तब्दीली करनी है, आर्टिकल ऑफ डिसीजन के अंदर कोई तब्दीली करनी है, शेयर की रिडक्शन का मामला है, शेयर की ट्रांसफर का मामला है, डिबेंचर का मामला है, कोई और नया फैसला जो है उन्होंने करना है ऐसा, तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए जो है उसको पास करते हैं, और उसके बाद वो जो फैसला उस पर जो अमल दरामद करते हैं। तो ये स्पेशल जो रेजोल्यूशन है, ये स्पेशल मीटिंग के नतीजे में जो पास होती है हमेशा, इसको स्पेशल मीटिंग भी कहते हैं, और इसको एनुअल जनरल स्पेशल मीटिंग भी, और इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी जो कहते हैं। अब ये कौन कंडक्ट सकता है? बोर्ड भी कर सकता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। इसको शेयर होल्डर की रिक्वेजिशन पर भी जब अगर 1/10 शेयर होल्डर, अगर फर्ज कीजिए 100 शेयर होल्डर है कंपनी के, तो 10 शेयर होल्डर अगर ये रिक्वायर करें कि कंपनी की जो स्पेशल मीटिंग है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर, किसी भी मैटर पर कंडक्ट होनी चाहिए, तो वो कंपनी पर लाजम हो जाता है कि कंपनी उसको कंडक्ट करे। एक चीज, और अगर 1/10 जो है वो इसकी रिक्वेजिशन भेजें, और अगर मीटिंग जो कंपनी कंडक्ट ना करे, तो डायरेक्टर्स जो है वो इसको कन्वेट ना करें, तो ये जो है वो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिक्वेजिशन मेड बाय द शेयर होल्डर इन नंबर दैट ऑफ द 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, जब इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें भी जो डेट है उसके बाद जब नोटिस होता है सर 21 डेज अगले नोटिस जो इसमें भी सर्व होता है, इसमें भी नोटिस के अंदर जो वो जो डेट है, टाइम है या प्लेस है, जो एजेंडा है इवन, वो जो है उसमें मेंशन किया जाता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट ये है कि उन्हें अगर कंपनी को कोई डिबेंचर इशू करने हैं, या कोई जो है वो उन्होंने कोई अल्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन के अंदर करनी है, या उन्हें जो शेयर कैपिटल कंपनी का जो उसमें करना है, तो या सम स्पेशल बिजनेस उन्हें जो कंडक्ट करना है, तो ये इसके हवाले से ये फैसले इसी मीटिंग के अंदर जो हो रहे हैं। तो ये इसका जो वो पार्ट है। ये थी 3 मीटिंग्स आपकी जो हमारी जो वो कंप्लीट हुई। एक दफ़ा मैं सर एक 2 मिनट में आपको रिपीटेशन इसकी दे देता हूँ, ताकि आपको इस हवाले से कोई जो एम्बिग्विटी है वो आपको ज़हन में ना रहे। मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया, 3 मीटिंग्स आपकी कंपनी की हैं। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग है जो हर कंपनी के लिए, जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए लाजम है। जो एनुअल जनरल है वो लाजमी है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनके लिए वो लाजम है। स्टैट्यूटरी मीटिंग वंस इन अ लाइफ कंपनी में कंडक्ट होती है, और ये जो पहले जो मीटिंग है ये फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रायर 3 मंथ नहीं की जा सकती, और लेट जो 6 माह से ज़्यादा नहीं की जा सकती। इसका मकसद कंपनी के फर्स्ट डे ऑफ आइडिया से लेकर उसकी इनकॉर्पोरेशन तक के सारे अमल की बाबत जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना इसका मदा मकसद होता है। इसके नतीजे में जो है वो एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है। जब आप सबमिट करते हैं तो रजिस्ट्रार आपको लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर बिजनेस जो है वो इशू करता है, और नतीजे में आप कंपनी का बिजनेस जो शुरू कर सकते हैं। ये मीटिंग वंस अगेन बताऊँ कि ये मीटिंग कंडक्ट करनी लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर के पास ये राइट है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की ये प्रेरोगेटिव है कि वो इस कंपनी को वाइंड अप जो कर सकता है पेनल्टी के तौर पर, कि अगर आपने ये मीटिंग कंडक्ट नहीं की।
दूसरी मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग आपको बताई, ये पहली मीटिंग इसमें जो होगी, पहली एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो जारी होगी, कंडक्ट होने लाजमी है। उसके बाद ये हर साल कंडक्ट होगी, 2 मीटिंग के दरमियान 15 माह से ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, और 2 कंसेक्यूटिव टाइम अगर ये मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी तो आपकी कंपनी बाइंडिंग आपकी तरफ जो वो ले जाया जा सकता है उसको। इससे भी 21 डेज नोटिस होता है, ये भी कन्वर्ट जो डायरेक्टर करते हैं। इसका एजेंडा सालाना जो प्रोग्रेस होती है कंपनी का, जो बिजनेस होता है, उसके जो अकाउंट्स, उसके जो फेयर्स होते हैं, डायरेक्टर का जो इलेक्शन होता है, या कोई कंपनी का जायजा लेने का मामला है, या कंपनी के बिजनेस की एक नई शेप और नई डायरेक्शन देने का मामला है, तो ऐसे सारे फैसले जो है वो सालाना इस मीटिंग के अंदर जो है वो डिस्कस होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि किस हद तक जो हमने जो प्रोग्रेस हमारी पॉजिटिवली रही या नहीं रही, हमारे बिजनेस में किस हद तक पॉजिटिवली प्रोग्रेस की है या प्रोग्रेस हमारा बिजनेस नहीं कर सका। अगर नहीं कर सकता तो क्या वजूहत है, अगर की है तो और क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तीसरी स्पेशल मीटिंग आपको बताई कि स्पेशल मीटिंग आपकी वो मीटिंग है कि जिसके अंदर आपकी ऑप्शन है, ये आप पर मैंडेटरी नहीं है, ये अगर आप कंडक्ट करना चाहिए, यानी आपसे मुराद कंपनी अगर इसको कंडक्ट करना चाहती है तो कंडक्ट कर ले, जहाँ जहाँ कंपनी को उसकी ज़रूरत महसूस हो तो कंपनी कंडक्ट कर लेती है। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये कोई एक दफ़ा ज़िंदगी में कंपनी की या साल में कंडक्ट नहीं होनी, ये साल में 2 दफ़ा हो सकती है, 3 दफ़ा हो सकती है, 4 दफ़ा हो सकती है, शायद 2 साल ना हो। ये इट्स अप टू दी discretion of the company and requirement of the company as company considered and required to conduct this such meeting, the company will conduct the special meeting as and when required by the company. इस मीटिंग के लिए कंपनी जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो आपका जो है वो हो सकता है आपकी एडिटेशन उसमें मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन में करने के लिए, आपकी आर्टिकल ऑफ डिसीजन में अमेंडमेंट करने के लिए, आपके जो शेयर है उसको रिडक्शन करने के लिए, उसके ट्रांसफ़र का जो तरीकाकार है उसको बदलने के लिए हो सकता है। तो ये है आपकी स्पेशल मीटिंग। लेकिन ये बात आप बताऊँ जो बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल मीटिंग के लिए अगर जो आप रेजोल्यूशन पास करते हैं, उस रेजोल्यूशन को यू हैव टू सबमिटेड बिफोर रजिस्ट्रार, यू हैव टू बी अपडेटेड। फर्स्ट के लिए अगर आपने स्पेशल मीटिंग के लिए एक रेजोल्यूशन पास की, उस रेजोल्यूशन के नतीजे में आपने इसका मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन जो तब्दील कर दिया या आपने इसका आर्टिकल ऑफ डिसीजन तब्दील कर दिया, तो मिनट्स ऑफ दैट मीटिंग यानी कि वो जो रेजोल्यूशन है वो यू हैव टू सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को वापस इंटीमेट करके यू हैव टू बी परचेज, you have to gain and obtain a fresh certificate regarding that amendment to the extent of that amendment। कि अगर आपने फर्ज किया कि कंपनी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो तब्दील कर दिया, तो आपने इस वक्त जो रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करनी है, तो एक सर्टिफिकेट आप वापस सबमिट करना है, क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस दायर दिया है। बेसिकली आप रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेंगे, रजिस्ट्रार आपकी गवर्निंग बॉडी है, रजिस्ट्रार ऑफ स्पोर्ट एक्सचेंज एक्चुअली जो है गवर्निंग बॉडी, आप उस गवर्निंग बॉडी को जब इंटीमेट करते हैं तो वो रजिस्ट्रार जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट इस बाबत जारी करता है। इस तरीके से अगर आपने शेयर की बाबत जो एक में 1 करोड़ रुपये से शुरू किया, आप उसको शेयर कैपिटल कम कर देते हैं, या आपका 1 करोड़ रुपये से बिजनेस आप ये समझते हैं कि आपका बिजनेस जो एक्सपेंड हो गया, आपको ज़्यादा सरमाए के साथ बिजनेस को लेकर चलना है, तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करने जाते हैं, 2 करोड़ करने जाते हैं, 10 करोड़ करने जाते हैं। सबसे पहले अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर तब्दीली करके उसमें जो सरमाया उसको बढ़ाएंगे। इसी तरीके से डायरेक्टर की जो तादाद है वो कम थी, अब ज़्यादा करने जाते हैं, आप आर्टिकल एसोसिएशन को तब्दील करेंगे। आर्टिकल एसोसिएशन को अगर आप तब्दील करेंगे तो आपको फिर स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उस स्पेशल रेजोल्यूशन के जो मिनट्स हैं वो आपको रजिस्ट्रार के सामने सबमिट करने पड़ेंगे, और वो सबमिट किए हुए जो होगा उसके नतीजे में रजिस्ट्रार आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमेंडमेंट व्हिच यू हैव मेड थ्रू दिस रेजोल्यूशन वो आपको जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये थे इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो रेजोल्यूशन जो मीटिंग्स के वो मैंने आपके साथ रखे। अब हम आगे चलेंगे, ये टॉपिक हमारा जो है वो जहाँ मुकम्मल हो जाता है, इससे आगे जो है वो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शेयर, यानी मीटिंग्स के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शेयर। लेकिन
एक चीज आपने बतौर खास जो है उसकी समझनी है कि ये शेयर बेसिकली वो हिस्सा है कंपनी का कि कंपनी का जो कैपिटल है उसको बाई पार्ट जब हम करते हैं तो वो ये शेयर बन जाता है। यानी कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स है, अगर फर्ज किए वो 1 करोड़ का, तो हमने उसके 100 पार्ट बना दिए, तो वो हर पार्ट एक शेयर ऑफ द कंपनी है। तो हमने जो चीज आज समझनी है बेसिकली वो एक तो ये समझना है कि शेयर जो है वो प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर। पहली बात ये है कि शेयर है क्या, एक तो हम ये समझेंगे। इसकी कितनी जो है वो टाइप्स हैं, ये चीज समझेंगे। हम ये समझेंगे कि जो रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल है वो क्या चीज है, वो कैसे होगा, क्या क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या वजह होंगे। तो हमने इन चीजों को जो हमने आज अपने लेक्चर के अंदर जब डिस्कस करना है कि शेयर क्या चीज है, शेयर ऑफ द कंपनी क्या चीज है, शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड जब ट्रांसफर कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, शेयर के डिफरेंट काइंड्स क्या है, और शेयर जो है वो फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड जब ट्रांसफर कैसे होता है, और शेयर को अगर आपने रिड्यूस करना है तो वो उसका क्या तरीकाकार होगा। ये चीजें जो हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ये दो चीजें आपने बतौर खास जो ध्यान में रखनी है कि कंपनी 2 जगहों से अपना सरमाया इकट्ठा करती है। अपना जो कैपिटल है वो रेज करती है, जो उसने बिजनेस में एक्सपेंड करना है जो पैसा, वो 2 जगहों से वो जो है वो कलेक्ट करती है, 2 जगहों से अपना कैपिटल को राइज करती है। नंबर 1 ये शेयर को सेल करने की सूरत में, और नंबर 2 डिबेंचर की सूरत में। तो डिबेंचर जो है वो अलग से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने उसका पहले आपको हवाला दे दिया था, ब्रीफली तो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन जिस तरीके से आज हम शेयर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी डिटेल के साथ, इसी वजाहत के साथ जो हम एक दिन जो है वो उसको डिबेंचर को भी पढ़ेंगे। तो इतनी बात आपने समझी है कि सिर्फ इतना फर्क है इन दोनों में कि जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक होता है, जो डिबेंचर होल्डर होता है वो बेसिकली कंपनी का क्रेडिटर होता है, वो कंपनी को कर्ज देने वाला होता है, वो कंपनी में अपने पैसे कर्ज की सूरत में इन्वेस्ट करता है। और जो शेयर होल्डर है वो इसके टू दैट एक्सटेंट जो उसका शेयर है उस हद तक जो मालिक बनता है, तो वो मालिक होने की हैसियत से अपने पैसे जो वो इसमें एक्सपेंड करता है, और वो दैट एक्सटेंट जो है वो उसका शेयर होल्डर बन जाता है। तो डिबेंचर को जो है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन उस शेयर को जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज शेयर। ऑफ कंपनी, वेदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। इस डिटेल में जाने की इस वक्त इस टॉपिक से रिलेटेड जरूरत नहीं है, चाहे पब्लिक कंपनी है तो भी और अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी जो है हमें सिर्फ ये देखना है कि ये शेयर क्या चीज है। दूसरी चीज जो है वो टाइप्स ऑफ शेयर। तीसरी चीज है आपकी ट्रांसफर ऑफ शेयर। फिर आपकी आ जाती है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। और फिर लास्ट बात है reduce in share capital। reduce
शेयर कैपिटल। इन हेड्स के नीचे जो है हम इस शेयर को समझेंगे, शेयर ऑफ दी कंपनी को। इन हेड्स के नीचे जो है हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से ये मामला है। इसको मुकम्मल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम इस शेयर को समझते हैं कि ये शेयर है क्या चीज। An authorized capital of a company is divided into small parts. Authorized capital कौन सा है? कि वो कैपिटल जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन किया पहले। When you have prepared your memorandum of association for the formation of the company and it submitted to the registrar for registration, and you have formally intimated to the public and to the governing body of the companies, that capital is basically called authorized capital. यानी कि an authorized capital of the company is divided into small parts. Every part is called share. उसका जो हर, मैंने आपको बताया कि अगर एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जरिए बात लिखती है कि हम 1 करोड़ रुपए से जो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उस करोड़ रुपए को जाहिर बात है कि वो अगर कोई एक बंदे ने वो करोड़ रुपया अगर देना तो वो दुकान खोल लेना। फिर वो करोड़ रुपया वो एक बंदे के पास नहीं है, उनके पास थोड़े थोड़े पैसे हैं और वो उस पैसे को इकट्ठे करके एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है और हर बंदा जिसने जितने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उस हद तक माना जाता है, उस हद तक उसको मुनाफा मिलता रहता है और वो अगर इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ी अमाउंट बनती है। तो वो बड़ी अमाउंट जो है एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस जो है वो कंडक्ट कर सकती है, उसको रन कर सकती है। तो इस गठरी जो बड़ी अमाउंट है जिस पर कंपनी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो अमाउंट मेंशन करती है, हम तकरीबन इतने बिजनेस इतनी कैपिटल पर जो बिजनेस की जो हमारी फाउंडेशन है वो इस कैपिटल पर, कैपिटल मींस सरमाया, तो उस कैपिटल पर जो है वो हम अपना उसकी रख रहे हैं बुनियाद। तो दैट कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। और उसके जब हम पार्ट बनाते हैं तो वो शेयर कराते हैं। द शेयर ऑफ द कंपनी ऑफर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल से मुराद एक तो हम इस लिहाज से इसको मूव कहते हैं ना कि अगर फर्ज की ये प्रॉपर्टी है तो ये इस जगह से दूसरी जगह जो है वो एक जगह से, ज्यूरिस्प्रूडेंस के तनाज़ुर में जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है कि जो अर्थ से जो है वो डिसएसोसिएट हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल की जा सकती हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये मेरे हाथ में है, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है उस डेफिनेशन के तहत में। लेकिन यहाँ मूवेबल से मुराद ये है कि वो फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड जो वो मूव की जा सकती है। थोड़ा सा इसको फर्दर आपको एलिब्रेशन दे दो। फर्ज किया आप जो वो लॉयर कल जैसे बनने जा रहे हैं, मैं लॉयर हूँ, तो अब ये मेरा लॉयर होना किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता अनलेस के वो खुद ये जो एडवोकेसी है इसको खुद से जो वो हासिल न कर ले, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को जो है वो पूरा। तो ये मेरी एडवोकेट होना या लॉ एक्सपर्ट होना या कल आपका हो जाना, ये आपकी वो एक्सपर्टी है जो ट्रांसफरेबल नहीं है। यानी कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की तनाज़ुर में, उसकी डेफिनेशन में, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, तो वो हमारे जाने के बाद, हमारे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद वो हमारे गुरसा में जो वो ट्रांसफर हो जाती है। मगर ये जो पर्सनल स्किल या प्रोफेशनल होना है ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। तो ये इस तरह में आपने इसको मूवेबल और इमूवेबल को समझना है कि ये जो मूवेबल है इससे मुराद ये है, वो जो स्टूडेंट्स वाली वो वाली मूवेबल नहीं कि मकान इमूवेबल है, प्लॉट इमूवेबल है, जमीन इमूवेबल है, बाकी ये कि गाड़ी जो है वो मूवेबल है। यानी प्लॉट या घर या जमीन जो है वो इमूवेबल है, जबकि गाड़ी जो है वो मूवेबल है। ये उस तरह में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये उस तरह में बात कर रहा है जो दूसरा मैंने आपको समझाया कि अगरचे कोई चीज आपकी पर्सनल स्किल है तो वो आपका कोई हुनर है या आपका कोई प्रोफेशन है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। तो
लेकिन अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है या वो इमूवेबल है, वो आपके जाने के बाद ट्रांसफर होती है। तो ये आपका जो शेयर होता है ये भी मूवेबल है, ये एक हैंड से दूसरे हैंड पे मूव हो सकता है, ये ट्रांसफरेबल है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफर द शेयर टू द पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस। The person who purchased the share is called the shareholder. Under the Company Act 2017, a shareholder can transfer its share by following to the procedure as laid down in the ordinance. Each share is the company share has distinctive number. Section 263, Section 74 to 80 of the Company Act 2017 dealt with institution. यानी जो relevant law है इसमें क्या है? Relevant law, section 263 और section आपकी आ गई 74 to 80 and section 74 to 80 of Company Act 2017 deal with distribution with the matter of the share। ये तो आपका हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा तो इस तरह के अंदर भी जो है इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। A share is interest of the shareholder in the company. It is measured by the sum of money or for the purpose of the liability in the first place and of the interest in the second place। यानी कि पार्ट है जिसमें वो अपने एक सर्टेन जो अमाउंट है उसकी हद तक जो अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी हद तक वो अपनी लायबिलिटी को भी कंसीडर करते हैं। उनकी लायबिलिटी उसी हद तक होती है कि जिस हद तक उनका शेयर होता है और वो अपना अपना जो शेयर है उस हद तक जो उसको बाइपार्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा था इसका कंसेप्ट जो शेयर होने का था। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या है। इसकी डिफरेंट टाइप्स को सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ से हमें जब इसको इसका अंदाजा होगा। सबसे पहली बात है कि इश्यूड कैपिटल क्या है। ये जो टाइप्स ऑफ शेयर है इसको हम देख रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड पहले से मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 10 मिलियन ये कैपिटल है ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी ने मेंशन कर दिया अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि हम अपने बिजनेस की जो फाउंडेशन है उस पर कर रहे हैं। अब इसको जो पार्ट बनेंगे मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसको आप जो शेयर इसके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर बनाएंगे वो आपने मेंशन करने हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कितनी मालियत का एक शेयर है। आप 10,000 का भी एक शेयर रख सकते हैं, आप 20,000 का भी एक शेयर रख सकते हैं, आप 50,000 का रख सकते हैं, लाख रुपए का रख सकते हैं। जितने ज्यादा शेयर होंगे उतनी उनकी वैल्यू कम होगी, जितने कम शेयर होंगे उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन हमने मैक्सिमम जब उनको शेयर की जितनी हमने वैल्यू रखी है तो उसको जब हम उस पर डिवाइड करते हैं तो वो जो टोटल निकलता है जो आप तो वो आपके टोटल शेयर बनेंगे। फर्ज कीजिए कि आपने एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए रखी तो 1 करोड़ रुपए पर जब आप डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो आपका जवाब 100 आएगा। तो आप इसका मतलब है कि टोटल शेयर आपके कितने हुए 100। अगर आपने फर्ज कीजिए कि एक शेयर की वैल्यू आपने 50,000 पे रखी है, अगर आप 1 करोड़ रुपया डिवाइडेड बाई 50,000 करेंगे तो जवाब आपका 200 आएगा 200। तो इट मींस कि आपका जो टोटल शेयर है वो कंपनी के कितने हैं 200। इस बात को आपने ज़हन नशीन रखना है तब आपको ये जो टाइप्स और ये बाकी बातें हैं ये समझ आएंगी।
अब आप समझिए कि इश्यूड कैपिटल क्या चीज है। इट इज अ पार्ट ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड फॉर द सेल टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ द शेयर। कि जो इश्यूड कैपिटल है ये वो पार्ट है जो पब्लिक को आपने ऑफर कर दिया। इश्यूड कैपिटल क्या है? जो आपने पब्लिक को ऑफर कर दिया कि आप ले, फर्ज कीजिए आपने हम यूं कर लेते हैं कि 1 शेयर इक्वल टू 1 लाख। एक शेयर को हमने 1 लाख के जो बराबर करार दे दिया है। अब कंपनी ने जो कैपिटल इश्यू कर दिया सेल के लिए, मार्केट में फ्लोट कर दिया, कंपनी को अपना फर्स्ट स्टेप लेने के लिए फर्स्ट कीजिए 20 लाख रुपए जो वो चाहिए था। तो कंपनी ने पब्लिक को जो शेयर ऑफर करेगी वो 20 शेयर ऑफर करेगी। तो ये 20 शेयर इश्यूड कैपिटल कहलाएगा। ये 20 शेयर इश्यूड कैपिटल कहलाएगा। अभी जो बाकी 80 लाख रुपया बाकी बचता है या बाकी 80 जो शेयर बचते हैं वो रिजर्व शेयर कहलाएंगे, रिजर्व कैपिटल कहलाएगा, वो बचा हुआ है अभी। तो ये जो आपने जो इशू किए पब्लिक को ऑफर कर दिए फॉर सेल, तो ये वाले जो शेयर हैं ये आपके, या ये जो वाला जो कैपिटल है ये आपका इश्यूड कैपिटल कहलाएगा। दूसरा हुआ अनइश्यूड कैपिटल। पहला हुआ इश्यूड कैपिटल, दूसरा हुआ अनइश्यूड कैपिटल। दूसरा हुआ अनइश्यूड कैपिटल। ये जो बाकी आपका 80 लाख रुपए बच गया ये आपका वो क्या हुआ? ये आपका अनइश्यूड हुआ। ये अभी आपने इश्यू नहीं, अभी आपने पब्लिक को ऑफर नहीं किया, अभी आपको ये पैसे नहीं चाहिए, आपने अपने रिजर्व रखे। अब आपने बिजनेस को इनिशियल जो उसके स्टेप्स थे वो लेने थे, उसके सिर्फ आपको 20 लाख रुपए चाहिए था जो आपने इश्यू कर दिया, वो इश्यू कैपिटल कराया और वो पैसे आपके पास आ गए और वो शेयर जो है वो आपके इश्यू कैपिटल वाले शेयर कराए। फिर क्या कि पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल ये क्या चीज है? The paid up capital is the amount of capital which has been paid by the shareholder on application of each share. जैसे मैंने आपको इश्यूड कैपिटल में से बताया कि आपको 20 शेयर जो है इश्यू कर दिए, प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपने इनवाइट कर दिया पब्लिक को, आप हमारे पास 20 शेयर फॉर सेल हैं, आप आए खरीदें। फर्ज कीजिए आज के दिन उनमें से 10 शेयर आपके जो सेल होंगे, तो वो 10 शेयर जो है वो आपके पेड अप कैपिटल का, यानी जो फिजिकली इश्यू तो आपने 20 किए हुए हैं, पब्लिक के अंदर तो फॉर सेल जो शेयर आपने मेंशन किए हुए हैं वो तो 20 हैं, मगर उनमें से आपके जो शेयर जो है वो पे हो गए हैं, जिन शेयर की जो है वैल्यू निकल गई है वो शेयर आपके 10 हैं। तो ये जो 10 शेयर हैं ये आपके कराएंगे पेड अप कैपिटल, और बाकी जो है वो आपके जो 10 है वो आपके शुड ही रह जाएंगे। तो ये 3 बातें अभी तक जो है आपके कैपिटल से रिलेटेड होगी कि एक आपका इश्यूड कैपिटल हो गया, दूसरा आपका अनइश्यूड हो गया, और तीसरा आपका पेड अप कैपिटल हो गया। अब आ जाते हैं जी के रिजर्व कैपिटल, यानी उससे पहले है कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल बेसिकली आपका
टू सम एक्सटेंट ये इश्यूड से एक स्टेप पहला होता है, एक स्टेप प्रायर जो है वो ये होता है, यानी कि आप कॉल देने को जा रहे हैं, ये आपने रेडी, फर्स्ट कीजिए आप 20 लाख रुपए इनिशियली किया था, तो अब आपको जो है वो 7 लाख रुपए की मजीद जरूरत पड़ गई, तो आप इनको जो है वो कॉल अप करने वाले हैं। An amount on which the share is actually demanded by the company to be paid is known as called up capital। कि अब जो एक्चुअली वो डिमांड कर रही है कंपनी कि इनकी पेमेंट जो है आप करें पब्लिक को, जो जिसने ये शेयर खरीद रहा है अब जो है वो इसकी प्रैक्टिकली पेमेंट करें। ये वो चीजें हैं जो शेयर से इंटरलिंक्ड हैं और ये शेयर से बिल्कुल इसी की एक जो है वो दूसरा रुख है। इसलिए ये जो कैपिटल की जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं वो उनका आपस में जो अंडरस्टैंड किया जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे ये बातें जो शेयर कर रहा हूँ। तो टिल येट इस 1 करोड़ रुपए में से हमने पहले 20 लाख रुपया जो वो इशू किए, पब्लिक को इनवाइट किया कि अब आए और ये पैसे खरीदे, तो ये इशू कराया। हमने जो नहीं भेजे वो इशूड कैपिटल कराया, उसको मुतबादल नाम रिजर्व कैपिटल का भी आप दे सकते हैं। ये वो हुआ आपका रिजर्व कैपिटल, और इसको अनइश्यूड कैपिटल भी आप कहते हैं। और फिर एक होता है जिस तरह आपने कार्ड अप है, एक अनकार्ड अप है। जो हमने कार्ड कर दिया कि अब आप आए, शेयर हमने जो इशू किए हुए हैं उन शेयर पर अब आप हमें पेमेंट करें, तो वो आपका पेड अप कैपिटल हो गया, और जिन पर आपने ऐसा नहीं किया वो अनपेड अप कैपिटल हो गया, अनपेड अप कैपिटल। क्लियर टिल दैट मोमेंट। तो ये इस तरीके से जो है वो इस टोटल कैपिटल की, ये आपका था ऑथराइज्ड कैपिटल। आपका ऑथराइज्ड कैपिटल में एक दफा आपको ब्रीफली इसको रिपीट कर दूं 1-1.5 मिनट में कि आपका जो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल था वो 1 करोड़ रुपया था, जो आपने मेंशन कर दिया अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसमें से जब आपने इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, यानी आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रॉस्पेक्टस तैयार किया, उसकी फॉर्मेशन सारी मुकम्मल हुई, उसके बाद आपने इसे सबमिट कर दिया रजिस्ट्रार के पास, मैंने आपको सर्टिफिकेट आप रजिस्ट्रेशन जो जारी कर दिया। अब आपको एक्चुअली पैसे चाहिए, तो आपने इनको डिवाइड किया, इनको डिवाइड करके आपने एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपया रख दी। तो ये 1 लाख रुपया अगर रखेंगे तो आपके जो टोटल शेयर बनेंगे वो बन जाएंगे आपके 100 शेयर। टोटल शेयर की कितने होंगे आपके पास? टोटल शेयर वो होंगे 100। इसमें से आपने 20 शेयर जो है वो आपने इशू कर दिए पब्लिक को फार से। तो ये 20 अगर आपने इशू किए तो ये 20 शेयर आपके इशूड कैपिटल कराएंगे। ये अब आप पब्लिक को इनवाइट करेंगे, अगर चूंकि कंपनी ये समझती है, उसके डायरेक्टर या उसके जो सब्सक्राइबर हैं, उसके जो प्रमोटर हैं, ये समझते हैं कि इस स्टेज पर हमें अपनी कंपनी के बिजनेस को जब वो रन अप करने के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए की जो जरूरत है, ठीक है। बाकी जो पैसे हैं 80 लाख रुपया जो बचेगा, बाकी वो उधर ही मतलब रहेगा, वो कंपनी का ये जो अथॉराइज्ड टोटल कैपिटल है उसमें बाकी बचा हुआ ये 80 लाख रुपये उधर ही जो वो रहेगा। वो कंपनी किसी स्टेज पर भी उस पर फर्दर उसकी कॉल अप कर सकती है। फिलहाल हमने ये जो इशू कर दिए, ये जो इशू किए ये 20 शेयर जो है ये इशू कैपिटल कराएंगे। इनमें से जो नहीं इशू हुए वो अनइशू कराएंगे, वो जो बाकी 80 पड़े हुए वो अनइशू कराएंगे। इस एतबार से जो पेड अप हो गए, यानी इनमें से फर्ज कीजिए कि उन्होंने 10 शेयर वो फिजिकली जो शेयर होल्डर थे वो आए
उन्होंने जो कैश जो वो कंपनी को पे की और कंपनी से जो डॉक्यूमेंट था वो अपना उठा लिया। यानी फिजिकली एक तो होता है कि डॉक्यूमेंट्री एतबार से डॉक्यूमेंटेड सिचुएशन और एक होती है प्रैक्टिकल सिचुएशन। जो प्रैक्टिकली जो आके पैसे जिन शेयर होल्डर ने दे दिए, फर्स्ट के उनकी तादाद 10 है, यानी 20 उन्होंने इशू किए थे पब्लिक को इन्विटेशन, 10.5 जो इन्विटेशन दी थी कंपनी ने वो 20 शेयर की बात दी थी, उनमें से 10 जो यानी फर्स्ट की थी उन्होंने 4 जून को उन्होंने 4 जून 2020 को यानी आज की डेट में अगर उन्होंने एक जो वो ये 20 शेयर जो इशू किए, 20 में से 10 तारीख तक यानी 10 जून तक जो वो 10 शेयर आपके जो सेल होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इतने स्लो या इतने फास्ट, ये 1 घंटे में भी ये मामला हो सकता है और 1 दिन में भी हो सकता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर ना हो तो फिर ये शायद महीने में भी नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ अपने कंसेप्ट को सवाल से क्लियर करें कि ये जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 10 जून तक फर्ज किया जाए कि 10 शेयर ऐसे थे इस इशूड कैपिटल में से जो शेयर आपके बिक गए, सेल हो गए और उन शेयर होल्डर ने आकर कंपनी को पेमेंट कर दी है और कंपनी से अपना शेयर जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो पेपर की सूरत में होता है वो डॉक्यूमेंट अपने शेयर की हद तक जो है वो उठा लेता है। तो दोस्त शेयर एक्चुअली कार्ड पेड आपसे अदा हो गए, पेड आपका मतलब अदा हो गए, और जो नहीं हुए वो अनपेड आप कैपिटल कराएंगे। यानी ये जो बाकी 10 बचे कॉल तो हुए हैं, इश्यू तो हुए हैं, मगर अभी उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो ये जो रिमेनिंग 10 हैं वो इधर उनको हम फाल करवाएंगे, वो इसमें कराएंगे कि ये जो अनपेड आप कैपिटल कराएंगे वो बाकी 10। अब वो फर्ज कीजिए 14 तक जो वो बाकी 10 भी बिक गए अगले 14 जून तक, तो फिर ये इधर से ये इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसे इधर से इनको उड़ा देंगे हम, ये इधर चले जाएंगे तो फिर ये 10 की जगह जो 20 हो जाएंगे। तो ये एक वेरिएशन है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर वो इधर रहेंगे तो वो अनपेड अप कैपिटल कराएंगे, इधर चले जाएंगे तो पेड अप कराएंगे, वो अगर इशू हो गए तो इशू कराएंगे, नहीं इशू है तो बाकी अन इशू कराएंगे, कॉल हो गए तो कॉल अप कराएंगे, अगर नहीं हुए तो रिजर्व कराएंगे, अनकॉल अप कराएंगे, और ये जो जितने बाकी बचेंगे जिस तरह की 80 बाकी बचे हुए थे इनको रिजर्व जब वो कैपिटल कराएंगे। अगर चलकर 6 महीने बाद, साल बाद जब कंपनी को ये महसूस होता है कि अभी हमने जो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उसके नतीजे में जो हमें कंपनी को एक बूस्ट मिला है, ये जो मैं फिक्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कोई कदर आपने ये नहीं इस पर अपना जो है वो ज़हन का लेना है, ये मैं एक फर्जी वीडियो यहाँ लिख रहा हूँ, ये कोई ये नहीं कि 20 लाख से या कोई 1 करोड़ से ये सारा मामला होना है, ये 10 करोड़ भी हो सकता है, ये 1 अरब भी हो सकता है, ये 10 अरब भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हर कंपनी का अपना। इस जस्ट में सिर्फ आपको एक एग्जांपल यहाँ मेंशन करके सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीजें हैं एक फर्जी पॉइंट्स यहाँ लिखकर, जिस तरह आप तजर्बा आप माशाल्लाह आप सबने मैथ तो पढ़ा होगा, 6th में 8th में 7th में 9th 10th में अपने मैथ पढ़ा होगा, उसमें अलजेब्रा में हम क्या करते थे जब किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते थे कि सपोज x इज इक्वल टू 1, तो फिर वो वहां से उसको मल्टीप्लाई और माइनस और जो कुछ भी हमें करना होता जो रिक्वायर्ड फार्मूला था वो वहां इंजर्ट करते थे तो वो उसकी वैल्यू निकल आती थी, और जब उसकी वैल्यू निकलती वो x की जगह से वो 1 हटाकर वो उस वैल्यू को जो हम एक्चुअल वैल्यू को लिख देते थे। तो ये उसी तरीके से कि सपोज किया कि हमने 1 करोड़ रुपए से शुरू किया, तो ये फर्जी वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। असल चीजें ये समझाने वाली है, ये चीजें जो है वो समझने वाली है, लेकिन ये फर्जी वीडियो लगाया हुआ है वो समझ आती नहीं है, इसलिए मैं फर्जी वीडियो यहाँ मेंशन करके ये चीजें आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, बात हो रही थी रिजर्व कैपिटल की, जो आपका ये 80 शेयर है जो ये आपके रिजर्व कैपिटल पड़ा हुआ है, और 20 आपके जो पहले इशूड थे और बाद में अब जब ये इशूड थे उनमें से जब पेमेंट होगी तो फिर ये इधर से भी उड़ जाएंगे, फिर ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये पेड अप शेयर लाएंगे। जब तक ये इशूड रहेंगे इधर रहेंगे, इशूड से पहले कॉल अप का स्टेज है, कॉल अप हो गई तो वो इस पर फॉल करेंगे, उस पर फॉर्मली इशूड हो गए पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस के लिए तो वो इशूड कराएंगे, जब उनमें पेमेंट हो गई तो वो पेड अप कैपिटल कराएंगे। तो ये
इनके अपने अपने दर्जे हैं, दर्जा बदर्जा ये इधर 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 फाल जो है वो करते रहते हैं। अब जो है वो मैंने जैसे आपको बताया था कि 6 माह बाद या 1 साल बाद या 8 माह बाद कंपनी को ये महसूस होता है कि हमें जो फौरी तौर पर 22 लाख रुपये की और जरूरत है। हमने जो अगर हमने जो मशीनरी हमने लगाई थी इसको हमने अपडेट करना है, जो जगह हमने जो एक्वायर की थी ये ज़्यादा करनी है, हमें जो है वो फर्स्ट या कोई जो रॉ मटेरियल था वो हमने ज़्यादा खरीदना है, या वो फला मार्केट से खरीदते थे अब फला जगह से हमने जो उसको खरीदना है, ज़्यादा हमने उसको करना है, या उसकी नेचर जो बदले, जिस रॉ मटेरियल से हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बना रहे थे उसको हमने तब्दील करके दूसरे से बनाना है। तो ये चीज़ें जो वेरिएशन अगर आती है उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो दे हैव 80 लाख रुपीस, दोज आर एक्चुअली 80 शेयर्स इन रिजर्व, वो उनके पास पड़े हुए हैं, वो फौरी तौर पर उसको जो वो उसमें से 27 शेयर जो है वो इशू कर देंगे। तो फिर वो 27 इशू शेयर लाएंगे, 27 लाख रुपए की उनको जरूरत है। तो अब वो 27 शेयर इस 80 में से अब इधर फिर 80 से वो कम हो गए, ये 57 रह जाए 53 रह जाएंगे, यहाँ रिजर्व में फिर ये कम हो जाएंगे, फिर ये 53 जो है शेयर यहाँ रह जाएंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड द शेयर, इस तरीके से जो है वो ये होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब वो शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एग्जांपल देके मूवेबल इमूवेबल की आपको एलिब्रेट भी किया, वजाहत भी की पूरे डिटेल के साथ। तो ये जब वो फ्रॉम वन हैंड टू दी अदर हैंड जब ये ट्रांसफर जब हो सकता है। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा, क्या तरीकाकार होगा, फिर रिडक्शन इन शेयर जो वो कैपिटल होगी तो उसका क्या तरीकाकार होगा, ये चीजें जो अभी हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे। अभी मेरे ख्याल में हमारा जो टाइम है वो थोड़ा रह गया है, तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको करवाता हूँ, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे। एक जो आपका है प्रोसीजर, इसके हवाले से प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर, ये थोड़ा सा आप आपके जो है नोटिस में मैं लाना जरूरी समझता हूँ कि शेयर जो है वो ट्रांसफर कैसे होगा। यानी आज मिस्टर एक्स जो है वो एक शेयर का मालिक है, ये जो हमने 100 शेयर बनाए हुए हैं, ये फर्ज कीजिए इनमें से एक शेयर जो है मिस्टर एक्स ने खरीदा है। अब मिस्टर एक्स जो है वो इसको ट्रांसफर करना चाहता है फ्रॉम एक्स टू, एक शेयर की बात कर रहा हूं, बाकी 99 कुछ अब साइड पे रहने दें। एक शेयर को अगर आप समझेंगे बात को तो फिर आपको पूरी बात जो क्लियर हो जाएगी। x2y एक शेयर को जो ट्रांसफर हो रहा है, इसका क्या जो तरीकाकार होगा। शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इट कैन बी ट्रांसफर, इट कैन बी ट्रांसफर इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जैसे जब हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या बात डिस्कस की थी, तो उसके जो मुख्तलिफ जो कंटेंट्स हमने देखे थे उनमें से वो लेक्चर यकीनन आपको याद होगा, उनमें से एक कंटेंट हमारा ये था कि इसके अंदर तरीकाकार प्रोवाइडेड होगा कि अगर कोई बंदा शेयर बेचना चाहता है तो शेयर बेचने का, शेयर को ट्रांसफर करने का तरीकाकार जो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो वो मेंशन होगा। उन्होंने कहा कि ये मूवेबल है और ये ट्रांसफर हो सकता है, और ये इसका जो ट्रांसफर का तरीकाकार होगा वो कहां मेंशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड यू हैव सबमिटेड दैट document before the registrar for its registration purpose. Who can transfer the share? A shareholder has the power to transfer that, of course. कि जिस तरीके से कोई प्रॉपर्टी है, I have a mobile in my hand, I can transfer this mobile to someone else. Nobody else has a right to transfer this mobile from me to someone else. If you have a plot, then you can transfer this plot to someone to the name of somebody else. Otherwise, you are not entitled. आपने वो पढ़ा होगा ना, वो प्रिंसिपल एलएलबी पार्ट 1 में जब आप थे तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टेड के साथ आपका सेल एंड गुड एक्ट था, वहाँ एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा नेवर दैट कार्ड नॉट अबट। नेवर दैट कार्ड नॉट अबट का क्या मतलब है, लैटिन मैक्सिम है, इट मींस कि नोबडी कैन ट्रांसफर अ बेटर डेट ऑन दैट
ही हिमसेल्फ प्लस। इनकी कोई शख्स किसी को बेटर टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई शख्स ऐसी चीज नहीं भेज सकता। बल्कि अभी रिसेंटली जो है वो मेरे पास एक ही केस आया हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि 1-2 मिनट में हमें लेक्चर में रहेगा तो वही केस आपका शेयर करूँ। उसमें ये हुआ कि मेरी एक पार्टी है, उसका एक मकान है, उसने अपने भाई को रहने के लिए दे दिया। अब वो भाई उसका वो वहां रह रहा है और वो जो भाई जिसका मकान है, जिसके हाथ में रजिस्ट्री है, जिसके पास जो फर्द है उस मकान की बाबत 5 मरले का वो डबल स्टोरी, अब वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और उसकी निगरानी के लिए यहाँ उसने एक बंदे को मुख्तार कर दिया और भाई को कहा कि तुम जिसमें फ्री आप कहा तुम मेरे भाई हो। अब उस भाई ने जो उस पर कब्जा कर दिया, जब उसको मकान वापस चाहिए था तो उसने उस पर मकान पर कब्जा कर दिया। जब उसने उस पर दावा दायर किया कि वो कब्जा जो मुझे वापस लाया जाए, उसने जो है वो 2 मुख्तलिफ पार्टियों को वो साथ एग्रीमेंट कर लिया। ये बात सुनने वाली है कि एक के साथ उसने 38 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर लिया कि जी मकान जो है मैं आपको भेजता हूँ, और दूसरे के साथ जो दूसरी पार्टी को पहली पार्टी का नहीं बताया, उसने 16 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ ये बात समझ आती है, इंग्लिश जो स्टूडेंट जब हमने पढ़ा, जब हमने टाइटल का कंसेप्ट पढ़ा, ये जो नमदार का नानाबटकी मैंने आपको जो प्रिंसिपल बताया, इसका क्या मतलब है कि वो जो बेसलेस होगा, वो जो 38 लाख रुपए वो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो प्रिंसिपल पढ़ा था मछली और शाहबाज, कि उन्होंने उसका टाइटल डीड देखी ही नहीं और उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो इट हैज नो लीगल फुटिंग इन द आई ऑफ लॉ, इसकी कानून की नजर में कोई फुटिंग नहीं है। यहां भी यही बात है कि जब आप एक शेयर को जो ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उस वक्त ट्रांसफर हो सकता है कि जब आप खुद उसके मालिक हो, आप फर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती कि हाँ आप किसी की जगह अथराइज्ड हो, किसी के मुख्तार हो, किसी ने कि आपको इख्तियार दे, कोई शेयर होल्डर हो और वो आपको इख्तियार दे कि आप मेरा शेयर जो वो सेल कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो देन यू कैन डू दिस अंडर सेक्शन 196 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब वो आपको बस अगर किसी के ब्याह पर अगर आप लोग काम करते हैं और उसको जो वो एक्नॉलेज करता है, उसको तस्लीम करता है, उसका उस बाबत उसने आपको एथराइज किया हुआ तो फिर ठीक है। तो ये था कि शेयर होल्डर होना जरूरी है। टिल क्या इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम इसको बड़ी डिटेल के साथ इसका जो फर्दर जो पोजीशन हमारी रहती है, ये जो ट्रांसफर और प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर और फिर रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ें जो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच टिल बहुत शुक्रिया।